Welcome online student. Good morning to all. चलो बेटा। तो सबसे पहले आप मेरे को ये इंफॉर्मेशन दो कि जो मैंने कल आप लोगों को दो थ्योरी कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई, पहली कौन सी थी और दूसरी अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं तीसरी थ्योरी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है, सॉरी, आ जा बेटा। बेटा आवाज नहीं। हाँ बेटा। उसको हम लुईस थ्योरी का नाम देते हैं। हाँ बेटा, देखो मैंने कल आप लोगों से एक बात ये कही थी, इस थ्योरी की वैसे तो इंपॉर्टेंस है लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। ठीक। और लुईस थ्योरी एसिड और बेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कहा जाता है कि जो बेस होते हैं वो लोन पेयर डोनेटर होते हैं और जो एसिड होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस होता है और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं तो ये देखो, NH3 का स्ट्रक्चर होता है और यहां पे लोन पेयर होता है और इसके बगल में BF3 होता है और BF3 के ऊपर तीन बॉन्ड बोरॉन फ्लोरीन के साथ में बनाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, बिल्कुल है, और यहां बोरॉन ने तीन बॉन्ड बना के इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे तो ये बताओ इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका जो लोन पेयर है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन इस दौरान क्या देखा हमने कि इसने जो है अपने लोन पेयर को डोनेट किया है, इसलिए हम इसको लुईस बेस कहेंगे, और इसने एक्सेप्ट किया है तो उसे हम लुईस एसिड कहेंगे। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि जब बेस और एसिड आमने सामने आए तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना भी जरूरी है, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना भी है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो यहां पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये NH3 है और एक H प्लस है, दिख रहा है आपको? है ना? तो एक बात ये पहले बताओ कि यहां पर लोन पेयर है अमोनिया में। अगर ये लोन पेयर इसको दे दे और ये दोनों मिलकर क्या बना लें? NH4 क्या बेटा? प्लस बना लें, क्योंकि NH3 और H प्लस मिलके क्या बनाते हैं? NH4 प्लस बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई?
तो मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहता हूं, इसने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया है तो ये हो गया लुईस बेस, और इसने एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड। ठीक है, अरे सीधी बात है, प्लस को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, और इसके पास में लोन पेयर है, आदान प्रदान हो गया। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल 3 की बात करूं, ध्यान से देखना, ठीक है, और इस एग्जाम्पल में मैं एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल दूं कि Cu2 प्लस 4 अमोनिया के साथ में जब मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है जिसका फार्मूला CuNH3 होल पावर 4, और उस पर नेट चार्ज कितना हो गया, 2 प्लस हो गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता होगा बेटा, है ना। तो आप मुझे बताना बेटा कि अगर Cu2 प्लस के सामने अगर 4 अमोनिया हो गई और यहां पे CuNH3 की पावर 4 2 प्लस हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। +2 में पढ़ के आ रहे हो। आपको पता है कि कॉपर एक मेटल का एटम होता है, आपको पता है कि अमोनिया एक लिगेंड होता है, और आपको यह भी पता होगा कि कॉपर और अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है? तो कैसे बनता होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बताओ। अमोनिया के एन के ऊपर क्या है, तो इसके पास तो लोन पेयर है, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, +2। तो प्लस को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो ये एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड, और जो ये लोन पेयर देगा इसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, और उसका आंसर अगर आप दें तो मुझे अच्छा लगेगा। यह IIT एडवांस का क्वेश्चन है कि I माइनस के सामने जब I2 आता है और यहां पर I3 माइनस आता है, तो उन्होंने ये पूछा था कि इसमें लुईस एसिड कौन है और इसमें लुईस बेस कौन है। I माइनस लुईस बेस है, और I2, देखो कैसे मैं बताता हूं आपको, देखो माइनस है तो लोन पेयर होगा, लोन पेयर रखने वाला बंदा क्या हो सकता है, लुईस बेस। तो ये लोन पेयर इसको देने की कोशिश करेगा, हैं? आयोडीन के पास में लोन पेयर लेने के लिए खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, हैं? आप ये बताओ, आयोडीन जो है, क्या ये सेकंड पीरियड का मेंबर है या थर्ड पीरियड का मेंबर है या आगे किसी का है, हैं? तो हम लोग एक बात अच्छे से जानते होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, कि अगर बंदा थर्ड पीरियड का है, कम से कम, फोर्थ का भी हो सकता है, फिफ्थ का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर वो थर्ड पीरियड का है तो उसके पास में कोई ना कोई खाली डी ऑर्बिटल होगा, है। और अगर खाली डी ऑर्बिटल होगा तो ये बताओ कि I2 के पास में क्या कोई वैकेंट, बोलो, डी ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वहां ये इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I2 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। ये लुईस बेस है, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, बोलो, I3 माइनस। और आपको पता है कि I3 माइनस बनता है, Br3 माइनस बनता है, Cl3 माइनस बनता है। क्या बता सकते हो F3 माइनस क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके एसिड मैंने आपको दिए जो कि लुईस थ्योरी के हैं, ठीक है, आ गया समझ में। अब मैं आपको अंतिम बात ये बता दे सकता हूं कि लुईस एसिड कोई कैसे बन सकता है और लुईस बेस कैसे कोई बन सकता है। ये तो आ गया सारे एग्जाम्पल समझ में, ठीक है। अब बेटा आगे है कि अगर कोई लुईस एसिड है तो वो कैसे बनेगा, और अगर कोई लुईस बेस है तो कैसे बनेगा। देखो आराम से सुनना पहले, अगर बंदे के पास में कैटाइनिक नेचर हो, कौन सा नेचर हो, कैटाइनिक, दिमाग लगाओ, कैटाइंस को क्या चाहिए राहुल, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहने वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा कौन होता है, लुईस एसिड। दूसरा,
उसका जो ऑक्टेड है वो क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेड इनकम्प्लीट है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा बेटा वो। अच्छा, अगर ऑक्टेट कंप्लीट भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके पास में वैकेंट क्या है बेटा, डी ऑर्बिटल है, तो भी वो लुईस एसिड का काम कर सकता है। और चौथा, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, अगर बंदे के पास में पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड, पोलर मल्टीपल बॉन्ड हैं, तो वो लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CO2, SO2, SO3 वगैरह वगैरह। मैं आपको दिखाता हूं, देखो बेटा, आपको पता है कि CO2 में C और O के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। पहले बताओ, क्या इस सिस्टम के पास में मल्टीपल बॉन्ड है? बिल्कुल है। क्या वो पोलर है? क्या वो पोलर हैं? तो आप अगर ये पूछा जाए कि क्या वो पोलर हैं या नहीं है, तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव आ जाएगा। आ गया समझ में? तो क्या पोलैरिटी क्रिएट हुई कि नहीं हुई, है ना? तो जिस बंदों के पास में पोलर मल्टीपल बॉन्ड होगा वो भी लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ दूं CO2, SO2, समझ गए? ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। ठीक। और लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, समझे? बोलो, है ना? क्लियर है? इसको समझाना पड़ेगा कि समझ गए ये वाला? समझ गए ना? ठीक है। वैसे इसको हम ऑर्गेनिक स्टाइल में भी समझ सकते हैं, अगर इसका रीजन अगर जानना हो तो पूछ लेना, बाकी ये सिंपल हो गया। उसके बाद बेटा ये बताओ कि लुईस बेस कौन बन सकता है, जिसके अंदर एनाइनिक नेचर हो। दूसरा, उसके पास में लोन पेयर हो, और वो लोन पेयर देने की क्षमता रखता हो। और तीसरा है, अगर ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। और मैं मल्टीपल बॉन्ड को MB लिखे देता हूं। तो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। ये मल्टीपल बॉन्ड तो हैं, लेकिन ये नॉन पोलर हैं, इनमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। अगर ये एसिड हैं तो ये उल्टे वाले बेस हो जाएंगे। ठीक। अब देखो इस पे सवाल कैसे बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, लुईस एसिड बताओ। ध्यान से देखना, लुईस एसिड पहले दे दिया जाए HCl, दूसरा दे दिया जाए SnCl2, तीसरा दे दिया जाए बोथ, और चौथा दे दिया जाए नन। और ये HCl पानी में है। पानी का मतलब एक्वस लिखने में कोई बुराई नहीं, बोलो। शुभम, रौनक, सब लोग बोलो बेटा। रोहित, इसमें लुईस एसिड के बारे में क्या सोचते हो, बोलो। सोचिए भाई, सोचिए। दूसरा, लुईस बेस, CCl2 लोन पेयर, बेटा बातें नहीं, वाटर, तीसरा बोथ, फोर्थ नन। है, फर्स्ट का बोथ, सेकंड का इसका अगर नाम ना पता हो, डाई क्लोरोकार्बिन बोलते हैं। और इसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे
या हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं? चलिए मैं बताता हूं। पहले बताओ, क्या ये समझ में आया बोथ कैसे है? देखो, SnCl2 तो आप तुरंत समझ गए। Sn थर्ड पीरियड के बाद का है, खाली d ऑर्बिटल होगा, वो तो होगा ही होगा। उसके बाद HCl में मुझे ये पहले बताओ क्या मिलता है एक्वस में? अभी आपने देखा, अमोनिया का H प्लस के साथ में एग्जाम्पल दिया था, और H प्लस अगले से इलेक्ट्रॉन, अरे कैटायन बन गया H प्लस, और जब कैटायन बन गया तो एसिड तो है ही। तो इसका आंसर दो है। लेकिन इस वाले केस में देखो, ये तो है लुईस बेस, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक बेटा। लेकिन इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखो, ये स्ट्रक्चर होता है CCl2 और उसके ऊपर लोन पेयर। अगर मैं इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं तो यहां दो मिलेंगे, यहां दो मिलेंगे, और यहां भी दो मिलेंगे। तो क्या इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नहीं हो गए? क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैं तो कहूंगा कि ये कंपाउंड फिर लुईस बेस नहीं होगा, बेशक ही इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। तो सुन लो बेटा, अक्सर टीचर ये बताते हैं कि जिनके पास में लोन पेयर होता है वो लुईस बेस का काम करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि साथ ही साथ में उसका कम से कम ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए, तभी वो लोन पेयर देने की स्थिति में हो सकता है। यहां लोन पेयर रखने के बावजूद भी ये लुईस बेस नहीं बन पाया, क्योंकि इसका ऑक्टेट राहुल इनकम्प्लीट था। बोलो जी। हैं? तो भाई जी, इस चैप्टर में इस टॉपिक के क्वेश्चन कम मिलेंगे, और क्वेश्चन अगर कम मिलेंगे तो ये बात मान के चलिए कि हमें ज्यादातर जो क्वेश्चन हमें करने होंगे, वो जो हमने कल आपको जो दो थ्योरी समझाई थी उसके बिहाफ पे करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते रहिएगा, सो दैट कि मैं, अभी तक आपने कोई सवाल नहीं पूछा है, ठीक है? तो अब मैं आगे चलता हूं, और अगली बात जो बताना चाहता हूं वो ये है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाने जा रहा हूं वो वीक एसिड पे लगता है और वीक बेस पे लगता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे नहीं लगता। नाम है आयनाइजेशन, और क्या बेटा, और दूसरा क्या? एक है आयनाइजेशन कांस्टेंट और एक क्या है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक मिनट सुनो, पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। कई जगह पे लिखा होता है आयनाइजेशन, और कई जगह पे लिखा होता है डिसोसिएशन। चलिए, मैं बच्चों से उम्मीद करूंगा इन दोनों में डिफरेंस बताओ। बोलोगे? बोलो। देखो बेटा, आपने जो जो मुझे जवाब दिया ना, शायद मुझे लग रहा है कि आपने रिवर्स आंसर दे दिया। और आप अगर थोड़ा सा इसको सुनो, अगर आप थोड़ा सा इसको नाम से पढ़ोगे ना, तो आप कभी भी उल्टा आंसर नहीं दोगे। सुनो, आयनाइजेशन का मतलब होता है कि पहले आयन नहीं थे, हमने इसको ऐसा तोड़ा कि आयन बन गया। जैसे अगर मैंने HCl को पानी में डाला तो पहले आयन नहीं था, पानी में जाने के बाद H प्लस और क्या बेटा, Cl माइनस बन गया। ये एक तरीके से आयनाइजेशन है, क्योंकि यहां आयन बन रहा है, आयनाइजेशन।
लेकिन वहीं पर अगर हम NaCl को पानी में ऐड करें तो हमेशा Na प्लस और Cl माइनस मुझे अलग होके मिलेंगे। यहां आयन बेटा पहले से ही थे, यहां आयन मेरे पास पहले से ही है, और अगर मेरे पास यहां पर आयन पहले से ही है तो बस पानी ने उसको डिसोसिएट कर दिया है, अलग कर दिया, आयन नहीं बनाया है। तो सीधे शब्दों में बोलूं, डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड का होता है, और आयनाइजेशन जो होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड का होता है। नोट कर लो, डिसोसिएशन हमेशा आयनिक कंपाउंड का होता है, और जो आयनाइजेशन होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड का होता है। क्या बेटा कोवलेंट बॉन्ड समझते हो? पूछ लियो जो चीज ना आती हो। कोवलेंट बॉन्ड समझते हो? शेयरिंग से बनता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड समझते हो? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि एक बात मैं बता दूं, कई जगह पर हम आयनाइजेशन की जगह डिसोसिएशन बोल देते हैं, कई जगह पर डिसोसिएशन की जगह पे आयनाइजेशन बोल देते हैं, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अंतर तो होता ही है। ठीक, अब देखो, हाँ, नॉर्मल जो सॉल्ट होगा अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली वो जो है वो डिसोसिएशन की कैटेगरी में आएगा। अरे आप इसको अगर रटो नहीं यार, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, आयनाइजेशन का मतलब जहां आयन बने, नाम है आयन, इसका मतलब पहले आयन नहीं थे। कहां नहीं थे? कोवलेंट में नहीं थे, तो वहां पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लगा दो। डिसोसिएशन में तोड़ा, आयन नहीं है यानी पहले से ही है, आपने नया कुछ नहीं बनाया, आपने क्या किया, उनको अलग कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, तो डिसोसिएशन हो गया। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, और रटने में गलती हो सकती है। आ गया समझ में? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड और बेस में देखो बेटा, मेरे पास अगर एक कोई वीक एसिड है Ha, कोई वीक एसिड है Ha, और इस एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 1 है फिलहाल, तो अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो खटाखट ये आयन बनाएगा H प्लस और क्या बेटा A माइनस। पहले आयन नहीं थे, तो ये आयनाइजेशन है, और यहां पर आयन और Ha के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो गया। अगर मैं इसका Kc निकालूं बेटा, अगर मैं इसका Kc निकालूं, आयनिक के इक्विलिब्रियम में Kp तो हम निकालते नहीं, Kc निकालूं तो H प्लस की कंसंट्रेशन ऊपर, A माइनस की कंसंट्रेशन ऊपर, Ha की कंसंट्रेशन नीचे। कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी। आया समझ में? और बेटा इधर सुनो, जो वीक एसिड का Kc होता है वो एक्चुअली में उसका Ka होता है, और इस Ka को ही हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर। A का मतलब एसिड है, और ये K की ही एक आत्मा है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ओनली 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 डिपेंड्स ऑन क्या बेटा, टेम्परेचर। भाई K की आत्मा चाहे कोई भी हो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और उसे, और मैंने कहा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, तो सीधी बात है उसको और किसी को चेंज करने की पावर नहीं है। अब सुनो, आप मुझे बता सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो वीक एसिड और वीक बेस के लिए क्यों है, या वीक एसिड के लिए क्यों है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्यों नहीं है? अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इसलिए नहीं है, चलो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले लिया बेटा, HCl। पानी में जब मैंने डाला तो H प्लस और Cl माइनस था, दिख रहा है आपको? है, तो अगर मैंने इसके 1 मोल लिए और ये पूरा डिसोसिएट हो गया तो ये बनी बात। तो अगर मैं इसका Ka निकालने की बात करूं तो ऊपर मुझे H प्लस की मोलारिटी लेनी पड़ेगी, Cl माइनस की मोलारिटी लेनी पड़ेगी, और HCl की नई मोलारिटी क्या हो गई, और बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इसका Ka इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि हम उसको आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस नहीं करते, इसलिए नहीं बताया जाता। आया समझ में? क्लियर हुई बात? एक बात और सुनो बेटा, इधर देखो, अगर मैं ये कह दूं, इधर देखो,
कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक, H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो क्या यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि Ka की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी? बोलो, हैं? और Ka जितना ज्यादा होगा, H प्लस जितना ज्यादा होगा, उसका एसिडिक नेचर उतना ही स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, हैं? तो इसका मतलब ये होगा, देखो इधर, सुनो पहले मेरी बात। जिस एसिड का Ka दे रखा है, जिस एसिड का Ka दे रखा है, पहली बात वो कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अंधों में काने राजा तो कोई होता है। अगर सारे कोई वीक है तो उनमें तो कोई स्ट्रांग होगा, है? सारे एक जैसे वीक थोड़ी ना होंगे। तो फिर उसमें जिसका Ka ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेस के मामले में क्या होगा? अगर मैं बेस के बारे में बात करूं बेटा, इधर देखो, मान लिया मैंने एक वीक बेस ले लिया, BOH, ठीक, वीक बेस, और इसकी एसिडिटी 1 है। पानी में डाला, उसने खटाखट आयन बनाए, बी प्लस और OH माइनस बनाया। अगर मैं इसका केसी निकालूं बच्चों, तो क्या होगा? बी प्लस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन ऊपर, और BOH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? नीचे, राइट? और जो वीक बेस का केसी होता है उसको एक्चुअली में हम क्या कहते हैं? केबी कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे बेटा? आयनाइजेशन। आया समझ में? कांस्टेंट फॉर बेस। ये भी के की ही एक आत्मा है। इसका मतलब ओनली डिपेंड ऑन, जल्दी बोलो, टेम्परेचर। इसके अलावा इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और अपने को पता है कि अगर केबी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो इसका यह मतलब हुआ कि मुझे OH माइनस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा मिलेगी, और जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट भी आपका वीक बेस में ही लगता है, क्योंकि फॉर NaOH टाइप का अगर कोई बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इसका केबी इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि वो काफी ज्यादा होता है और इंफिनिटी कैटेगरी का होता है। आ गया समझ में? ठीक, एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं, देखो। ऐसा सवाल पीएमटी में ऐसे आया, भैया एक HF है, दूसरा CH3COOH है, तीसरा HNO2 है, और फोर्थ इन्होंने कुछ दे दिया, आप HF CH3CO, हाँ यस FCN है। और इसकी वैल्यू, HF की वैल्यू 10 की पावर -4, इसकी वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5, और ये वाली जो वैल्यू है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर -4, और एससीएन की वैल्यू 10 की पावर -10। ऐसा देखकर उन्होंने आपसे पूछा कि इनकी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। इससे तो हलवा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है भाई। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लूं, तो मुझे ये बता दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है थर्ड, फिर है फर्स्ट, आगे है सेकंड, और लास्ट में फोर्थ होगा। सारे सुन लो, सबका के ए दिया है, एसिड है, तो ये जो सारे के ए दिए हैं, ये सबका के ए दिया हुआ है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। पहली बात तो ये सारे ही वीक हैं, लेकिन अंधों में काने राजा वाली अगर कोई बात करता है तो कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। आई बात मेरी समझ में? तो ऐसे सवाल कम से कम पीएमटी में और जेई मेंस में दिखाई देते हैं, एडवांस में तो खैर नहीं दिखते। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? हम सब जानते हैं कि हमें अल्टीमेटली पीएच निकालना है, और पीएच के तो मैं इतने सॉलिड क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, अभी आप देखते रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो छोटे छोटे कांस्टेंट हैं, के ए क्या होता है, के बी क्या होता है, के सी क्या होता है, ये सारी चीजें पहले आप समझ लीजिए। अब मैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अगले लॉ पे आऊंगा, जिसको हम सभी क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड, आगे बोलो, डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। ठीक है भाई,
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी पहली बात तो सबके लिए नहीं लगता बच्चों। किसके लिए लगता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगता है। और पता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्या बेटा? वी। ये होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अल्फा क्या है बेटा? डीओडी, डिग्री ऑफ, और वी क्या है? डाइल्यूशन। बेटा इधर सुनो, अगर मैं ये कहता हूं, देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये एक कंटेनर है और इसमें इतना पानी पड़ा है और इसके अंदर कोई वीक एसिड भी पड़ा हुआ है, अगर मैं इसमें पानी बढ़ा देता हूं तो पानी बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम फैक्टर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, ये मैं मान गया, लेकिन वॉल्यूम फैक्टर बढ़ने से डीओडी भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मान लो अगर इसके अंदर कोई एक वीक एसिड पड़ा है और इसका इस समय इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो 2% है, ठीक है? अगर मैं पानी में लाऊंगा तो वो 3% हो सकता है, 4% हो सकता है, 5% हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने पानी कितना मिलाया है। ठीक। अब ये कैसे आया देखो, समझ लो बेटा। मैंने कोई एक वीक एसिड लिया, वो वीक एसिड ये ले लिया CH3COOH, राइट? पानी में डालते ही इसने खट से आयन बनाए, CH3COO- और H+ बनाया। ठीक। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप सबको पता है कि हमें दो स्थितियों से मतलब होता है। एक तो हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली है और दूसरा इक्विलिब्रियम पे क्या है। हम बीच में कभी नहीं फंसते कि फॉरवर्ड चली, बैकवर्ड चली, आगे चली, पीछे चली, हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लूं कि T=0 पर आपकी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0, नहीं सॉरी C है, सॉरी C है। T=0 पे कंसंट्रेशन क्या है? C है। और C क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलारिटी। तो अभी क्या रहा होगा? 0 0। अगर मैं ये कहूं कि जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ है ना भाई, तो क्या C रहेगा? माना C में से C अल्फा चला गया, तो बताओ बेटा कितना बचा? C-C अल्फा। अब इसका अगर एक बन टूटता है तो इसका एक बनता है, तो C अल्फा में भी ये भी C अल्फा, ये तो समझ जाते होगे। और ये भी 1 हुआ तो ये भी क्या हो गया? C अल्फा हो गया, राइट? अब अगर मैं यहां से बेटा, अगर मैं यहां से इसका Ka निकालूं, Ka, क्योंकि वीक एसिड है, इसका Kc होगा, वो Kc किसके बराबर होगा? Ka के बराबर। तो ये बताओ, इसकी कंसंट्रेशन उसकी कंसंट्रेशन ऊपर, अर्थात बोलो C अल्फा इंटू C अल्फा ऊपर, और C कॉमन लेके 1 - अल्फा नीचे, सही है? तो Ka क्या हो गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब आप 11th में पढ़ के आ रहे हो, आपको पता है कि अगर 1 - अल्फा में से अगर अल्फा हट जाता था तो कैलकुलेशन आसान हो जाती थी, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए 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 हम परेशान हो जाते थे। आप सारे मेडिकल के स्टूडेंट हो, है ना? आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। यानी आप लोग तो ये मान के चला ही करो कि अल्फा की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में क्या होती है? नेग्लेजिबल होती है। और ऐसी स्थिति में 1 - अल्फा की वैल्यू हम लगभग 1 मान के चलते हैं, और Ka क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? √Ka/C हो गया, ठीक है बेटा? इधर सुनो, इधर सुनो, बताओ यहां कंसंट्रेशन नीचे है ना बेटा? क्या मैं ये लिख सकता हूं अब अल्फा √Ka, और 1/C की जगह पे क्या बेटा मैं V लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ऋतिक? कैसे बताओ? सर 1/C यानी कंसंट्रेशन का उल्टा। तो कंसंट्रेशन का उल्टा तो वॉल्यूम होता है। पानी बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा। तो कर दिया ऐसा। अब बताओ कि ए कांस्टेंट है, इक्वल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? √V। और इसी को ही हम कौन सा लॉ कह रहे थे?
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो अगर किसी ने 11th में ठीक ढंग से नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ ले, क्या समझ में आया? ठीक है भाई, हैं? अब रुको, आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। रुको, पहले ये हो गया। अब एक चीज ये बताओ, ये वीक एसिड है लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1, है ना? तो ये बताओ, ये जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, ये फार्मूला क्या सभी तरह के वीक एसिड पे लगेगा, चाहे उसकी बेसिसिटी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, या सिर्फ उसी पे ही लगेगा जब एसिड की बेसिसिटी 1 हो? जल्दी बोलो। अरे यार तुम खुद सोचो, अगर इसने 2H प्लस दिया होता तो यहां 2C अल्फा नहीं होता यार, फिर तो फार्मूले में चेंज आ जाता। तो भैया एक बात सुनो, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो तुमको अल्फा निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक? तो बच्चों को ये वाला फार्मूला याद रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन यही यही फार्मूला लगता है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। बट ये फार्मूला किसके लिए लगेगा? वीक, बोलो, मोनोबेसिक एसिड। अगर डाई बेसिक एसिड है फिर तो करना पड़ेगा, ट्राई बेसिक एसिड है तो करना पड़ेगा, ठीक? आ गया समझ में? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि ज्यादातर केस में तो यही लगता है, ठीक भाई? और एक बात बताओ, एक और चीज है, अभी जब आप अल्फा निकाल लोगे तो न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालो, पीएच निकालो, वगैरह वगैरह क्वेश्चन कल से शुरू होंगे। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं बच्चों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर आपको वीक एसिड मिलेगा और मोनोबेसिक एसिड मिलेगा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? सी अल्फा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ठीक है? और ये बताओ, H प्लस की वैल्यू अगर इस सी ये कर दिया और अल्फा की वैल्यू क्या है? के ए बाई सी, तो अगर मुझे डायरेक्ट H प्लस की वैल्यू निकालनी होगी और मुझे C और के ए दिया होगा तो C अंदर भेज दो, तो क्या ये फार्मूला नहीं बनेगा? अंडर रूट सी इंटू के ए है? रुको एक मिनट, 2-3 फार्मूले याद रखो। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, H प्लस की वैल्यू C अल्फा। तो ये सब करना नहीं पड़ेगा और थोड़े समय की बचत हो जाएगी, और इस बैच में समय की ही बचत करवाने के लिए हम क्लास लगा रहे हैं। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ 11th में भी है, और H प्लस की वैल्यू हम डायरेक्ट लगा देंगे अंडर रूट सी इंटू के। लेकिन भाई साहब, ये फार्मूला 99% अप्लीकेबल है, 1% इसलिए छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि डाई बेसिक एसिड हो जाए, ट्राई बेसिक एसिड हो जाए, फिर तो आपको करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, ठीक? आया समझ में? अब देखो, इसी में ही एक पॉइंट आपको और बताते हैं। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी आ गया, ठीक है? अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता चला जाऊं और वॉल्यूम कितना कर दूं? इन्फिनिटी, तो कंसंट्रेशन घटते घटते क्या हो जाएगी? 0। अगर कंसंट्रेशन 0 हो गई तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? अल्फा की वैल्यू अब बहुत ज्यादा आएगी, है ना? तो आपको यह पता है कि अल्फा की लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो इसका यह मतलब हुआ कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, बोलो। और अगर अल्फा 1 हो गया तो क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो गया? बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया कि नहीं हो गया? बेटा इधर देख, इधर देख, क्या मैं एक अप्रोक्सीमेशन आपको यह बता सकता हूं? देखो इधर, क्या मैं ये अप्रोक्सीमेशन बता सकता हूं कि अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो, यानी कंसंट्रेशन बहुत कम हो, जैसा मान लो ऐसे हो, 10 की पावर -8 m एसिटिक एसिड,
ये दिया हो 10 की पावर कितना -8 m एस्टिक एसिड दिया है, वीक एसिड है पक्का। ओके, कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -8। अपनी अप्रोक्सीमेशन देखो, क्या इसकी ये कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है। तो क्या मैं इसकी तुलना ऐसे कर सकता हूं 10 की पावर -8 MsCl? कैसे? अब ये बताओ, यानी एक वीक एसिड जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करती है तो किस तरह से काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो ये बताओ इस एस्टिक एसिड का एन फैक्टर कितना है 1, तो HCl का भी एन फैक्टर क्या हो गया 1। ये वीक एसिड विद एन फैक्टर 1, और अब ये क्या बन चुका है स्ट्रॉन्ग एसिड विद एन फैक्टर 1। तो इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, HCl से कर सकते हैं। नहीं आया समझ में है? तो ये पहले बताओ कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में इतनी बात समझ में आ गई है? और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के बारे में अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं, रुक जाओ, अगर इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली हैं, हालांकि हम इन पे सब पे प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और समझा देते हैं, एक बार थ्योरी निपटा देते हैं। और आपको पता है कि हर जगह वाटर की एंट्री होगी और वाटर का KW होता है, और उस KW के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, फिर क्वेश्चन का जो दायरा है वो काफी बढ़ जाएगा, और फिर हम तमाम तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। हेडिंग डालो बेटा, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अगला पॉइंट है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। हाँ बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते रहिएगा। और आगे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और इस पॉइंट को हम एक नाम और भी देते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या नाम देते हैं बेटा, ऑटो प्रोटोलिसिस। हाँ जी बेटा, इधर सुनो इधर सुनो, चलो इसके बारे में बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट कब डेवलप होता है? क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना, तो मुझे कुछ अगली बातें समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ऑटो प्रोटोलिसिस का कॉन्सेप्ट कब अप्लीकेबल होगा? सुनो, बोलूं, मैं समझाऊं? देखो, हो सकता है कि इसके अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊं वो आपने पढ़ा रखा हो 11th पे, लेकिन एक बार क्लास में तो डिस्कशन करना ही पड़ता है, ठीक है? और फार्मूले याद रखना, अल्फा इक्वल टू √K/C। देखिएगा, अभी मैं जब कल से पीएच के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो कितने तरह के क्वेश्चन आप कितनी आसानी से कर लोगे। सबकी मेरे पास ट्रिक्स हैं, सबके मेरे पास मेथड्स हैं, लेकिन पहले बच्चों को इतनी जानकारी तो एक बार दे देता हूं, ठीक है? सुन बेटा, पानी आयनिक कंपाउंड है कि कोवलेंट? पानी कोवलेंट होता है, कोवलेंट में आयन नहीं होते। अगर मैं शुद्ध पानी ले लूं, बिल्कुल शुद्ध, तो इससे करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए। लेकिन शुद्ध पानी में भी थोड़ी सी करंट जाती है, इसका मतलब शुद्ध पानी में भी कुछ आयन होंगे। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ भी कहे, कोई साइंटिस्ट कुछ भी कहे, वाटर के अंदर बेशक दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आयन है। अगर यह शुद्ध पानी है तो भी इसमें थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है। तो साइंटिस्टों ने सोचा, भाई आप कुछ भी कहो, आपका कॉन्सेप्ट कुछ भी कहे, लेकिन इसमें आयन तो है। यह बात अलग है कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब इसमें आयन आए कहां से?
ये साइंटिस्ट सोचने लगे। तमाम साइंटिस्ट अलग अलग रिस्पॉन्स देने लगे, भाई इस वजह से आया होगा, उस वजह से आया होगा, इस वजह से आया होगा। किसी ने कहा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जैसे HOH होगा और ये प्लस और ये माइनस होगा, इस वजह से करंट फ्लो हुई होगी। गलत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये तो लेट किया जाता है, होता थोड़ी ना है। और अगर कोई चीज एक्चुअल में नहीं होती तो फिर करंट कैसे फ्लो हो रही है इसमें। फिर एक साइंटिस्ट ने ऑटो प्रोटोलिसिस का कॉन्सेप्ट जनरेट किया और उस साइंटिस्ट ने यह बताया कि एक्चुअली में क्या है, वाटर के अंदर एसिड और बेस बनने के दोनों के गुण मौजूद होते हैं। क्यों? फार्मूले में H है तो H+ दे सकता है। कल मैंने ट्रिक बताई थी, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो बेस भी हो सकता है, याद है ना। तो मैं अब आपसे यह कहना चाहता हूं बेटा, जानना चाहता हूं कि वाटर के अंदर ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब होता है इसके अंदर एसिड की भी प्रॉपर्टी मौजूद है, इसके अंदर बेस की भी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो एक वाटर सामने वाले वाटर को H+ डोनेट करता है, तो ये H2O+H+ लेके क्या बना लेता है, H3O+, और ये खुद क्या बना लेता है, जल्दी बताओ, OH-। इनकी संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन आप ही मुझे बताओ, आयन पैदा हो गए ना, और इसी वजह से इसमें करंट फ्लो होती है। इसी को ही हम लोग क्या देते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन, खुद आयन बनाने लग गया। आया समझ में? और इसी की वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ जी। अब मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लीकेबल होता है? पता है कहां अप्लीकेबल होता है? सुन ले, पहले सुन ले। हमारे हिसाब से वहां करंट फ्लो, तमन्ना, ना हो रही हो और एक्चुअल में हो रही हो, इसका मतलब आप कुछ भी कहो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आयंस जरूर मौजूद हैं, यानी वहीं पे ही ऑटो प्रोटोलिसिस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ऑटो प्रोटोलिसिस का कॉन्सेप्ट एक जगह तो ये एप्लीकेबल है, क्या कोई और एग्जांपल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या बेटा? H2SO4। देखो, लेकिन H2SO4 जैस्मिन उतना नहीं पूछते जितना अमोनिया का पूछते हैं, और अमोनिया में भी ऑटो प्रोटोलिसिस का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के सामने आता है, एक बनाता है NH4+ और दूसरा क्या बनाता है, NH2-। लेकिन यह कॉन्सेप्ट H2SO4 में भी लगता है और यह कॉन्सेप्ट कभी कभी फॉर्मिक एसिड में भी लगता है। यह दुनिया में मात्र 4 कंपाउंड ऐसे हैं बस, पूछे तो ही के जाते हैं, पानी, अमोनिया। और मुझे अच्छे से याद है ये वाला क्वेश्चन पीएमटी में कई बार आ चुका है कि ऑटो प्रोटोलिसिस कहां होती है। तो बच्चों को सिर्फ वाटर याद होता है, लेकिन आप लोगों को 4 याद रखने हैं, अमोनिया, H2SO4 और फॉर्मिक एसिड। भाई जी समझ लियो अच्छे से, क्योंकि कल से समझाना कम है, कराना ज्यादा है। ठीक है, तो आप ले ये इस बात को अच्छी तरीके से अब आपने समझ लिया होगा। और अब मैं दोबारा से पानी पे वापसी करता हूं, और समझ गया होगा ना ऑटो प्रोटोलिसिस कहां आता है और कहां कहां है। लेकिन 2 एग्जाम्पल तो बुरी तरह से याद रखना, पानी और अमोनिया। हाँ, अब कैसा है देखो, वाटर, देखो इधर ध्यान से, प्लस वाटर, दोनों ने मिलकर H3O+ बनाया, प्लस OH- बनाया, इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ठीक, अब देखो इधर, क्या मैं इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, H+ / वाटर और यहां पर OH-, देखो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसमें एक वाटर से फाइनली खत्म हो गया। क्या ओवरऑल इक्वेशन ये नहीं बनी है?
अब इक्विलिब्रियम बना तो इसका केसी क्या होगा? तो इसका केसी होगा के प्लस, आगे बोलो, ओ एच माइनस अपॉन बोलो H2O। H2O को इधर ले आओ तो केसी इंटू वाटर, इसकी वैल्यू किसके बराबर भैया? H प्लस और ओ एच माइनस के बराबर, है ना? ये वाटर की कंसंट्रेशन, ये केसी, इनका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देता है? के डब्ल्यू। और पता है बेटा के डब्ल्यू को आप क्या कहते हैं? बोलो, के डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं? आयनिक, यार बोल क्यों नहीं रहे हो? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, बोलो बेटा, वाटर होता है के डब्ल्यू को। और इसे भी ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, यानी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और आपको याद होगा, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में पीएच के सवाल में होते हैं, तो के डब्ल्यू की वैल्यू अपनी फिक्स होती है। और वो कितनी होती है? 10 की पावर कितना बेटा? -14। और इसी रिजल्ट का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है? हैं? क्लियर है? ठीक है। तो आप ये बताओ कि के डब्ल्यू की वैल्यू हम 10 की पावर -14 हम ज्यादातर यूज करेंगे। और यहां पर के प्लस और ये हो गया। अब ये बताओ, अगर शुद्ध पानी है, इन प्योर वाटर, इधर देखो, इन प्योर वाटर अगर मैं बात करूं, शुद्ध पानी है, तो आप मानते होगे ना कि जितना H प्लस मिलेगा उतना ही OH माइनस। देखो, जितना H प्लस मिलेगा उतना ही OH माइनस होगा, राइट? अब ये बताओ, के डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर है? 10 की पावर -14। और ये वैल्यू किसके बराबर है? H प्लस और किसके बराबर? और ये दोनों बराबर हैं, तो बताओ शुद्ध पानी में H प्लस कितना होता है? 10 की पावर -7। तो OH माइनस भी कितना होगा? 10 की पावर -7। तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर -14 होगा भाई। है? पक्का? एक क्वेश्चन दे दूं, करके दिखा दोगे? लिखो, कैलकुलेट डीओडी of water at 25 degree Celsius. At 25 degree Celsius. बताओ, बस 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया ना मैंने? बोलो। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी कितना टूटता है? ये सवाल आईआईटी में तो आ चुका है। माइनस। सही है। और कोई? बनी बात? कितना? -9। के डब्ल्यू।
चलो बेटा, देखो इधर। चले बेटा देखो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूं। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर तो सकता था, लेकिन आपको बता देता हूं। ये वाटर है, वाटर की बात है। क्या मैं इसकी वैल्यू C00, C-C अल्फा कर सकता हूं? हम्म? क्या H प्लस की वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा था लेकिन मैंने समझा दिया, C अल्फा लिख सकता हूं। 25 डिग्री सेल्सियस है, सही है। और ये वैल्यू C, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन, यानी प्योर वाटर की मोलारिटी, अगर आपको याद हो तो 55.5 होती है। खुशी होती है ना। और इनटू अल्फा। अब अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻7 अपॉन 55.5 हो गया है। एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, देखो सॉल्व करने के लिए वैल्यू बहुत आएगी। क्या मैं 10⁻⁻7 को 100 इंटू 10⁻⁻9 कर सकता हूं? और डिवाइडेड क्या हो गया, 55.5। और एक रिजल्ट याद रखना, 100/55.5 1.8 होता है। एक रिजल्ट याद रखना, 100/55.5 कहीं नजर आए ना, तो वहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी लिख देना बेटा, जल्दी बताओ। 1.8 इंटू 10⁻⁻9। लेकिन बेटा, एक बार आईआईटी जेई वालों ने कह दिया कि इसकी परसेंटेज बताओ। ये तो अल्फा की वैल्यू है, परसेंटेज थोड़ी ना है। परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या अल्फा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंट आंसर नहीं होगा? ऐसे होगा। एक सवाल और दूं, करोगे? हैं? लिखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस इन 0.1 m एसिटिक एसिड सोल्यूशन। और इसका Ka हमें गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। करिए। कल से मेंटली तैयार रहो। बहुत ही सही तरीके से आपको पीएच के न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा पीएच थोड़ा सा घर से पढ़ के आना, ठीक बेटा? और देखिएगा कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हम आसानी से आपको करवा देंगे। H प्लस कितना आया है? 4.2 है। H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन 0.1 m एस्टिक एसिड में निकालनी है, और एस्टिक एसिड वीक एसिड है तो उसका Ka हमें इतना गिवन है। बेटा टाइम लगा दिया। देखो, इसका मतलब मैं इतनी देर से जो समझा रहा था ना, उसका बेनिफिट दिखा नहीं। अरे यार सुन, वीक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, H प्लस चाहिए। अभी बोला नहीं था यार।
डायरेक्ट लगाओ ना, कहां फंस रहे हो? अब वो C00C-C अल्फा करने का वक्त थोड़ी ना है यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर कोई इसकी जगह पे डाई बेसिक एसिड होता या ट्राई बेसिक एसिड होता तो मैं मान लेता यार कि चलो भाई फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन मेडिकल के एग्जाम में तो आजकल जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा फार्मूला लगाओ, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। इधर देखो, इधर देखो, सी कितना, 0.1 इंटू के ए 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। रुक जाओ, रुको एक मिनट, सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए। ये बताओ, एक बार लिख रहा हूं जिससे कि हर बच्चा समझ जाए। क्या बेटा, ये वैल्यू 10 की पावर कितनी आएगी? -4 की -2 कितना आएगा? -6 आएगा। ठीक है भाई, -6 कर दो। ठीक है, हो गया। अब देख, 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट कौन नहीं निकाल लेगा? कितना होगा? रुक जाओ, 10 की पावर कितना? -3। रुक जाओ, अब अंडर रूट 1.8 तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल से 2-4 हाथ करते रहते हैं रोज, उनको अंडर रूट 2 की तो वैल्यू याद होती है। 1.4 √2 की वैल्यू याद होती है ना? है, ये √2 है या थोड़ा कम है, तो 1.4 की जगह 1.3 ले लो। मर्जी है तो 1.2 भी चलेगा, तो बस 1.2 या 1.3 कुछ कर दो, आ गया। भाई ये तो कला डेवलप करनी पड़ेगी, और ये कला पढ़ने से नहीं करने से होगी। जब एग्जाम के जब एग्जाम हॉल के बाहर जब पीएमटी का पेपर कंप्लीट हो जाता है ना, तो सारी दुनिया कहती है अरे पेपर इतना इजी आया था, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, बिल्कुल आसान पेपर था। लेकिन सिलेक्शन क्या रहा? तो वो फर्क जो है वो अप्रोच का है कि तुमने तो एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दिए, अगले ने 20 सेकंड लगाए, तो अगले का सिलेक्शन हो गया। ये डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कल देखना कि मैं न्यूमेरिकल्स कैसे करवाता हूं। लेकिन आप ये समझ गए, और जब H+ आ गया तो सर OH कैसे निकले? जब भी H+ निकाल ले और OH निकालने को आ जाए, KW की वैल्यू याद करो। सर KW की वैल्यू तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो तो दिया ही नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट भी तो कोई चीज होती है। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 पे क्या होगा KW? 10⁻⁻14। तो यहां पर OH माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KW, फार्मूला लिख देता हूं, अपॉन H+ हो जाएगी। KW की वैल्यू 10⁻⁻14, और ये वाली वैल्यू कितनी है? 1.3 इंटू 10 की पावर कितना? -3। अपना सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। आया समझ में? जल्दी से एक अंतिम करके दिखा दो, फिर मैं कल पढ़ाऊंगा। लिखो, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस in 0.001 m NH4.001 ammonia solution if Kb of ammonia is 1.8 into 10 की पावर -5। क्वेश्चन केबी का भी तो हो सकता है, के का थोड़ी ना होगा हर बार। और कल थोड़ा पीएच पढ़ के आना, ठीक है? बस इतनी देर का क्वेश्चन है। 1.3 इंटू, सुन इधर एक चीज और याद रख लो, अब जो एसिटिक एसिड का के होता है, अमोनिया का भी के वही होता है। लेकिन अमोनिया का के होता है क्योंकि वो बेस है, और एसिटिक एसिड का के होता है क्योंकि वो एसिड है, लेकिन दोनों बराबर होते हैं, ये वैल्यू याद रखना। तो फिर ये बताओ, यहां पे क्या OH माइनस की वैल्यू √C इंटू के नहीं हो गई? बस कर लो। और C कितना आपकी बार? C 10 की पावर -3। के बी कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। √1.8 1.3 होगा। 10 की पावर -8 का कितना हो गया? -4 हो गया शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। वैसे करो। और आपको पता है पीएच का संबंध H से होता है,
OH से होता है। अगर आप H और OH निकाल लोगे तो आराम से पीएच और पीओएच भी निकाल लोगे। ठीक। तो कल थोड़ा सा पीएच पढ़ के आना, बाकी फिर कल पढ़ाएंगे। थैंक यू। ओके।